प्रकोष्ठ की नीति को किसने जारी किया था? आंसर क्या है? वारेन हेस्टिंग। सही आंसर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जारी की। सुरक्षा प्रकोष्ठ क्या था कि सुरक्षा प्रकोष्ठ ये था कि जब भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 ईस्वी को, तो इसके अंतर्गत यह कहा गया कि जो वारेन हेस्टिंग के अधिकृत वाले क्षेत्र हैं, या फिर ऐसे समझिएगा कि जो राजा हैं आसपास के, जो शासक है, भारत छोटे छोटे अलग अलग साम्राज्यों में विभाजित था ना उस समय में, तो वारेन हेस्टिंग ने ऐसा कहा इन शासकों से कि भाई आपके पास इस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है, उसने अपनी फैक्ट्रियां कंपनियां वगैरह लगा रखी है इन राजाओं वाले क्षेत्रों में। तो क्या होता था कि अंग्रेजों को भी कहीं ना कहीं डर रहता था कि अगर आपस में किसी अदर शासक ने इस पर आक्रमण कर दिया, इस शासक ने इस पर आक्रमण कर दिया, तो यहां के शासक को तो हराएंगे ही हराएंगे, यहां के राजा का साम्राज्य तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो अपना व्यापार है ना वो भी चौपट हो जाएगा, अपना भी लॉस होगा, अपने भी यहाँ लोग हैं, अपनी फैक्ट्रियां, अपने भी कारखाने, अपनी भी कंपनी यहाँ काम कर रही है, अपना भी नुकसान होगा। तो उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने इनसे ये कहा कि भाई आप आपस में लड़ते रहते हैं, आपके ज्यादा आक्रमण होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, आपके पास इतनी सेना है नहीं, तो एक काम करते हैं कि हम आपके यहां स्वयं के खर्चे पर अपनी सेना को रखेंगे। ये एक घेराबंदी कर ली जो इनके अधिकार वाले क्षेत्र थे, जिसमें इनका क्षेत्र में शासन था, तो वहां कहा गया कि यहाँ की जो सुरक्षा है उसको हम देखेंगे, अपने खर्चे पर सुरक्षा को हम देख लेंगे, सेना हमारी कार्य करेगी, वेतन उसको हम देंगे। इसी नीति को क्या कहा गया? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहा गया। किसने जारी की? वारेन हेस्टिंग ने जारी की। वारेन हेस्टिंग कौन था? ये गवर्नर जनरल था, गवर्नर था, वारेन हेस्टिंग था, भारत का वायसराय था। क्या था ये वारेन हेस्टिंग? गवर्नर जनरल। भारत का क्या? बंगाल का? क्या मुंबई प्रांत का? कहाँ का? बंगाल का। मैंने आपको पढ़ाया कि जब घटना घटित हुई थी प्लासी की लड़ाई, वर्ष 1757 ईस्वी को जो प्लासी की लड़ाई हुई, उस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, और हराने के पश्चात मीर जाफर को वहां का शासक बना दिया। और जब मीर जाफर को वहां का शासक बनाया, मीर जाफर किसके अधिकार में कार्य करता है? उसके रॉबर्ट क्लाइव के अधिक कहने से कार्य करता है। तो इस प्रकार से कुछ सत्ता पहली बार रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में आई थी, और बंगाल का पहला गवर्नर जो बना वो बना था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का सबसे पहला गवर्नर। कहीं मैंने धोखे से गवर्नर जनरल तो नहीं बोल दिया? नहीं। आप मुझे अब इतना बताइएगा, क्या इस रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस कंपनी ने गवर्नर बनाया? नहीं। क्या उसने इसका सहयोग दिया गवर्नर बनने में, ये अधिकार स्थापित करने में? नहीं। लेकिन बाद में धीरे 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 जब इसका प्रभुत्व बढ़ता चला गया, इसके बाद और अगला बना, उसके बाद और अगला बना, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग बना। और जब वारेन हेस्टिंग बना तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने विचार बनाया कि भाई इंग्लैंड के एक कंपनी के कर्मचारी अदर देश में जाकर अपना इतना अच्छा प्रभुत्व स्थापित किए हुए हैं, तो क्यों ना हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, हम उनको और अधिकार और शक्तियां प्रदान करनी चाहिए कि वो इस प्रभुत्व को बनाए रखें और इस वर्चस्व को बढ़ाते चले जाएं। तब इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट भेजा जिसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्ट मतलब एक प्रकार का कानून, एक अधिनियम भेजा, और इस एक्ट का उद्देश्य था भारत में जो गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर, उस गवर्नर के अधिकार को बढ़ाना, उसकी शक्तियों को बढ़ाना। और इसी के अंतर्गत गवर्नर को क्या कहने लग गए? गवर्नर जनरल बन गया। जब पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन बंगाल का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बना वो वारेन हेस्टिंग बना। एक अधिनियम के अंतर्गत वो हेस्टिंग बना, और उसको अधिकार क्या क्या दिए गए?
एक बात बताओ, अधिकार तो हो, उसको अधिकार तो हो, और उसको फिर शक्तियां ना हो, जो अगर उसने कोई ये कर सकता है, इस अगर कोई उसके कहने को ना माने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार तो दे दिए उसको, अगर कोई उसके कहने को ना माने, कोई भारत का कोई राजा है, कोई कर्मचारी है, कंपनी का सेवक है, मजदूर है, कहने को ना माने तो क्या होगा, फिर उसको सजा के लिए एक कोर्ट भी तो होना चाहिए, एक न्यायालय भी तो होना चाहिए। तो इस उद्देश्य, इसके लिए फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही कोलकाता में पहली बार शुरुआत की थी एक न्यायालय की। भारत में सबसे पहला जो न्यायालय स्थापित किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में स्थापित किया गया था, और वारेन हेस्टिंग के समय में स्थापित किया गया था, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पेजी को बनाया गया था। गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर हो गया। भारत का जो गवर्नर जनरल बना सबसे पहला, वो कौन था? फिर भारत का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग था। विलियम बेंटिंग जब 1833 ईस्वी को विलियम बेंटिंग, यूं तो 1828 ईस्वी में ही बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया विलियम बेंटिंग, कब? 1828 ईस्वी में। लेकिन जब वो बंगाल का गवर्नर बना हुआ है तो उसके समय में एक अधिनियम और आया, चार्टर एक्ट 1833, और इस चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत जो विलियम बेंटिंग केवल अभी बंगाल का गवर्नर जनरल था, कह दिया गया कि अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, यही अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो बोलिए, जब पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि 1828 में तो वहां का था ही, 1835 तक रहा, और 1833 ईस्वी में एक्ट लेकर के आए, तो हो गया ना बंगाल का अंतिम, भारत का पहला। फिर ये वायसराय क्या? जब लड़ाई लड़ी गई 1857 की क्रांति, किसके समय लड़ी गई थी? 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग कब आ गया था? लॉर्ड कैनिंग 1856 को। भाई 1848 से 1856 तक तो डलहौजी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, और 1856 ईस्वी में आ गया था लॉर्ड कैनिंग। उसके समय में लड़ाई लड़ी गई, और पूरे साहस के साथ, अदम्य साहस के साथ लॉर्ड कैनिंग ने भारत से लोहा लिया। राजी में थोड़ी ना हार मानी भारतीयों ने, माना ये क्रांति असफल हो गई, लेकिन ऐसे थोड़ी ना हार मान ली, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक बार को ऐसा लगा अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजी सरकार को, बल्कि इंग्लैंड की तो है, कि भारत हमारे हाथों से निकल जाता। तब क्या हुआ, और कौन था इस समय भारत में गवर्नर जनरल भारत का? कैनिंग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1858 ईस्वी को, ईस्ट इंडिया ने क्या बल्कि इंग्लैंड की सरकार ने, इंग्लैंड की सरकार ने, इंग्लैंड की जो महारानी थी, उस इंग्लैंड की महारानी ने 1858 ईस्वी में एक पत्र भेजा भारत में लॉर्ड कैनिंग को, और लॉर्ड कैनिंग ने वो पत्र खड़े होकर पढ़ा इलाहाबाद में। पूछता है इस बात को कि वो कहां पढ़ा था? इलाहाबाद में पढ़ा। और लॉर्ड कैनिंग ही था जिसने भारत की राजधानी इलाहाबाद बनाई थी, एक दिन के लिए राजधानी इलाहाबाद बनाई गई थी। और जब ये पत्र पढ़ा, और इस पत्र में क्या लिखा हुआ था? इस पत्र में वही लिखा हुआ था कि अब तक आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य करते थे, लेकिन अब आप इंग्लैंड की सरकार के अधीन कार्य करोगे। अब तक आप गवर्नर जनरल थे, अब आप गवर्नर जनरल के कार्य नहीं करोगे, अब आप वो करोगे, अब आप ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य कहने पर कार्य नहीं करोगे, अब आप वो करोगे जो इंग्लैंड की सरकार कहेगी। और इंग्लैंड में किसकी चलती थी? वहां की महारानी की। वहां एक पद होता है महारानी का, और वो महारानी का पद आता था रॉयल परिवार से, रॉयल परिवार से आता था, रॉयल परिवार से। तो वॉइस रॉय ये शब्द बना, वॉइस मतलब आवाज, एक आदेश। जैसा उस रॉयल परिवार की महारानी की वॉइस होगी, वैसा यहां शासन चलाया जाएगा। कौन चलाएगा? लॉर्ड कैनिंग। तो अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना। फिर एक पॉइंट और बताइए कि एक प्रश्न पूछेगा कि भारत की आजादी के समय में भारत का वायसराय कौन था? भारत के आजादी के समय में भारत का वायसराय कौन था? बताइए जरा। लॉर्ड वेवेल था क्या? करो विचार।
मैंने आपको पूरी डिटेल से पढ़ा रखा है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनसे पहले ही तो पूछे हैं, इनसे पहले भाई वर्ष 36 से 43 तक तो लिनलिथ गो था, 43 से 47 तक लॉर्ड वेवेल था और 47 से 48 तक माउंट बेटेन। माउंट बेटेन 47 से 48 तक कौन? माउंट बेटेन था। भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो भारत की आजादी के समय में भारत का वायसराय कौन हो गया? लॉर्ड माउंट बेटेन। ये तो पूछा। और लास्ट पॉइंट कि भारत का सबसे अंतिमी वायसराय कौन था? सबसे अंतिमी कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वो लॉर्ड कि कौन सा सबसे अंतिम पूछ रहे हैं ना, अंतिम था या भारतीय कह के पूछ रहे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लगाओगे ना, लेकिन अंतिम ब्रिटिश अगर पूछेगा तो आंसर क्या लगाओगे? माउंट बेटन। अब आपसे कुछ भी एग्जामिनर पूछ ले आप इसको कर पाओगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। अगला शब्द लिखा गया है लीड बैंक योजना। लीड बैंक योजना के बारे में आप मुझे बताइए कि लीड बैंक योजना क्या थी? लीड बैंक योजना कब बता रहे हो? तीसरी पंचवर्षीय योजना। कितने? 1969 में। लीड बैंक योजना की शुरुआत कब से हुई? वह 1969 में। और ये लीड बैंक योजना क्या थी? ये लीड बैंक योजना ये थी, इसकी जो समिति थी वो थी नरीमन समिति। नरीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना को शुरू किया। और यह योजना कुछ भी नहीं थी, बस यह योजना ये थी कि प्रत्येक बैंक एक जिले को सिलेक्ट करेगी। लीड का मतलब होता है अग्रिम। लीड का मतलब क्या होता है? अग्रिम। अग्रिम मतलब अगवानी करना। अगवानी करना मतलब नेतृत्व करना। अर्थात जो लीड बैंक योजना है, लीड बैंक में लीड का मतलब क्या है? अगवानी, अग्रिम, कि एक बैंक एक जिले को गोद लेगी, ऐसे समझो। और उसमें वहां के लोगों के लिए कुछ नीतियां बनाएगी ताकि वहां के लोग बैंक से कर्ज ले सकें और बैंक में अपना पैसा जमा कर सकें। और उसकी नीतियां क्या दर निर्धारित करनी है वो सब भी बैंक निर्धारित करेगा। और इसमें आवश्यकता पड़ने पर बैंक एक दूसरे की हेल्प भी करेंगी। ये लीड बैंक योजना बताइए कब लाई गई? 1969। किस समिति की अनुशंसा पर, सिफारिश पर इसको लागू किया गया? नरीमन समिति। नरसिम्हन नहीं, नरसिम्हन अलग थी। नरसिम्हन का संबंध किससे था? बैंकिंग कर सुधार से, वो अलग समिति थी। ये नरीमन समिति है। लीड बैंक योजना की शुरुआत इसकी समिति हुई। आगे बताइए जरा। नेक्स्ट, एक शब्द लिखा गया है उस पर विचार करेंगे। कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए जरा। कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और भी बता दो एक, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, आंसर केरल। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? आंसर केरल राज्य में स्थित है। एक और पूछेगा कि गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में है? गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आंसर दिफू, असम। और दिफू दर्रा भी तो है अरुणाचल प्रदेश में, अभी पर चर्चा करेंगे। असम। प्रश्न तो आपसे ऐसे पूछता है, इसको दिफू भी कहते हैं, गर्म पानी अभ्यारण्य दिफू स्थान है। और दिफू एक दर्रा भी है उसी स्थान पर। और दिफू दर्रे वाला प्रश्न पूछेगा कि कौन सा दिफू दर्रा किन दो राज्यों के बीच अवस्थित है? असम और अरुणाचल के बीच। दिफू दर्रा किन दो राज्यों के बीच में है? असम और अरुणाचल। क्या असम और अरुणाचल के बीच कोई एक नदी भी है? संकोसी नदी। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच
संकोसी नदी सीमा बनाती है। असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों के बीच सीमा बनाने वाली नदी संकोसी। एक नदी और भी पूछ लेता है कि कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल यानी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो सरयू नदी। सरयू नदी के ही उत्तरी भाग को कहा जाता है काली नदी। और कौन सी नदी है जो रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? आमूर नदी। आमूर नदी। आमूर नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। संकोसी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। एक शब्द और लिखा है, उसके बारे में बताएंगे, स्टॉक फार्मिंग। स्टॉक फार्मिंग, हाँ बताइए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टॉक फार्मिंग क्या है? इससे पहले एक शब्द मैंने आपको और पढ़ाया होगा, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग और पढ़ाया होगा। और स्टॉक फार्मिंग क्या है? याद आया कुछ? स्टॉक फार्मिंग क्या है? क्या बताया था पहले? क्या बताया? व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? स्टॉक फार्मिंग। और ट्रक फार्मिंग क्या है फिर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। और व्यापारिक स्तर, व्यापार के लिए ही अगर कृषि करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग। एक और आप मुझे बताओ कि एक उद्योग होता है फुट लूज उद्योग, पहली बार सुना है। फुट लूज उद्योग क्या होता है? फुट लूज उद्योग होता है वह उद्योग जिस उद्योग में यातायात की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा उद्योग जिस उद्योग के लिए यातायात की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा उद्योग को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कंपनियां काम करती हैं, जैसे एयरटेल है, जैसे जियो है, ये BSNL कंपनियां हैं, ये रिचार्ज करवाया और बैलेंस एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। कंपनियां अपना पैसा भी अच्छे से कमा रही हैं। क्या सड़क मार्ग की आवश्यकता है? फुट लूज, समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो ऐसे व्यवसाय जिस व्यवसाय में सड़क मार्ग की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे उद्योग को क्या कहा जाता है? फुट लूज उद्योग कहा जाता है। सूचना पथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। सूचना पथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को। सूचना पथ बोलते हैं इंटरनेट को। किसने किया इंटरनेट का आविष्कार? विस्टन जी शार्प। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? विस्टन जी शार्प ने किया। और भी पूछेगा कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी? वर्ष 1995 से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 से हुई थी। और भी याद हो कि 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत हुई। और मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत भी कब से हुई? वर्ष 1995 ईस्वी को। कहाँ बताया? चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, दिफू वन्य असम के अंदर, कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। अब दो नेशनल पार्क और बताओ, पहले तो बताओ आप कि अगस्त्यमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल। अगस्त्यमलाई केरल में है। और मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य यह है तमिलनाडु के अंदर। मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु के राज्य के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, शब्द लिखा गया है बल, ये कैसी राशि का उदाहरण है? बल बताना है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। और भी लिखे हैं कुछ, वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, भार,
भार कैसी राशि है, करो विचार जरा आप जल्दी से। अदिश हो जाएगी। पहले तो आप ये बता दो कि क्या होती हैं सदिश राशियां। अगर आप ये सदिश बता रहे हो तो सदिश राशियां होती क्या है? ऐसी राशियां जिन राशियों की गणना करने में दिशा की आवश्यकता पड़े। भाई सदिश, जिस मतलब दिशा के साथ दिशा की आवश्यकता पड़े, उनको कहते हैं सदिश राशियां। जैसे अब दो प्रकार की होती है सदिश, और एक होती हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां, अदिश राशियों में क्या हो जाएगा, जैसे ऊर्जा। ऊर्जा किस राशि का उदाहरण है? अदिश राशि का उदाहरण है। ऊर्जा हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान, इसको समझिएगा जरा कि जैसे भार कैसी राशि है? सदिश, अदिश। भार जो है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसे है, इस बात को समझिए आप। इसमें रट्टाफिकेशन से ही वैसे आप कर लोगे इसको, या फिर ट्रिक लग जाएगी, वो फेल हो जाती है कहीं कहीं पर। तो भार को समझिएगा कैसे, भार कैसी राशि है? सदिश राशि। आप मुझे एक बात बताइए जरा कि फॉर एग्जाम्पल हम कुछ वस्तु को उठाए हुए हैं। एक वस्तु है और वो वस्तु हमने अपने हाथ में उठाए हुए हैं, और ये वस्तु हमें भारी प्रतीत हो रही है। ठीक है, अब इसके उदाहरण दूसरा देखिएगा कि अब जैसे अगर माना कोई वस्तु है, या फिर जैसे ट्रोले से अगर गन्ना खींच रहे हैं, ट्रोले से गन्ना खींच रहे हैं, तो क्या ये कहोगे कि बहुत भारी है, बहुत भारी लग रहा है? नहीं, भारी नहीं। अगर क्योंकि वो अपनी ओर लगाया जा रहा है इधर से। भार तो सदैव नीचे की ओर लगता है। गन्ने को ऐसे खींच रहे हैं इसलिए भार नहीं है। और भार क्या है? सदैव कहाँ लगता है? केंद्र की ओर को। क्योंकि किसी भी वस्तु का भार किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। वो पृथ्वी उसी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर को खींचती है। तो उसकी एक दिशा है। बात को समझिएगा जरा कि कोई यहाँ वस्तु है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा 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 है। सभी व्यक्तियों को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर को खींच रही है ना। सभी की दिशा कैसी है? एक सी है। तो दिशा की आवश्यकता है भार को ज्ञात करने के लिए कि नहीं है? दिशा की आवश्यकता है। तो भार कैसी राशि है? ये सदिश राशि का उदाहरण है। भार कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल को समझिएगा, बल कैसी राशि है? बल भी सदिशी राशि है। ये सारी इधर के सदिश है, वो अदिश रखी हुई है। कैसे है बल सदिश राशि? बल ऐसे है सदिश राशि क्योंकि जो बल है ना, वो बल जब लगाया जाएगा और उसके माध्यम से जब कार्य होगा तो एक दिशा निर्धारित होनी चाहिए। जैसे माना गन्ना है, उसको अगर खा रहे हैं, या कोई और खाद्य पदार्थ है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला मुंह में अगर हमने दबाया है, वो उसको रखा है यहाँ, और उसको मुंह में रखने के पश्चात जब बल लगाएंगे तो बल ऐसे लगाया जाएगा ना। बल दिशा कैसी होनी चाहिए? दिशा की आवश्यकता पड़ रही है। अगर हम मुंह को खोल रहे हैं तो क्या बल लग रहा है रसगुल्ले पर? बताओ, नहीं लग रहा ना। जब ऐसे लाया जाएगा, एक दिशा निर्धारित है ना उसके लिए, उसी दिशा में ही तो लगेगा। दिशा की आवश्यकता है बल के लिए। हाँ, तो कैसा है बल? बल भी सदिश राशि है। इसको समझिएगा। जैसे ऊर्जा है या ताप है। ताप ये कैसी राशि है? ये अदिश राशियों के उदाहरण लिखे हैं इधर। ऊर्जा क्या? जैसे ऊर्जा है जो प्रकाश वो होती है। ऊष्मा भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। हमने एक अलाव जलाया है, एक अलाव जलाया है, और हम उसके माध्यम से ताप रहे हैं, अपने शरीर को सेक रहे हैं। क्या उसकी गणना करने में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आग निकल रही है, उससे ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है और वो फैलती चली जा रही है। ठीक, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है दिशा की आवश्यकता उसके लिए बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार से ताप है, उसी प्रकार से किसी वस्तु का द्रव्यमान है, ये मार्कर है, ये चाहे पृथ्वी पर इसकी गणना कर लो, चंद्रमा पर ले जाओ, मंगल पर ले जाओ, सब जगह क्या रहेगा? जितना है उतना ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। कोई दिशा से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। दिशा से इसका कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ लिख दिया जैसे दूरी,
दूरी। पहले तो आप मुझे बताओ दूरी होती क्या है? दूरी होती है कि किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान से जब कंपेयर करने लग जाएं, उसको एक इस वस्तु को दूसरे स्थान पर भेज देना, जितना डिस्टेंस आया उसी को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। जैसे कोई एक व्यक्ति था, पहले यहां गया, फिर यहां गया और फिर यहां गया है, तो यहां से 5 किलोमीटर चला, यहां से चला 10 किलोमीटर, यहां से चला 5 किलोमीटर। तो क्या कहेंगे कि जो उसने कितनी दूरी तय की है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर उसने दूरी तय की है। अब देखिएगा जरा कि अगर यहां 20 किलोमीटर की दूरी उसने तय की, यहां इसकी दूरी, ये इसको टोटल को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे ना, दूरी। ये दिशा इसकी किधर भी हो सकती है, जहां जहां भी जाएगा, हमें नहीं पता जा किधर रहा है। कहीं भी चलते चले जाओ, इसको हम कहीं भी ले जाएं, लेकिन सब जगह ये जितने भी यहां से यहां फीता रखते चलो, इसके पीछे माप रहे हैं, हमें नहीं पता जा किस दिशा में रहा है। जितने भी तय कर लिया उसका परिमाण ही क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। दूरी कैसी राशि हो गई? यदि इस दिशा की आवश्यकता नहीं, जा कहां भी जाना, हमें तो बस मापना है। और अगर ये देखा जाए दूरी और विस्थापन यहां लिखा है, विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? विस्थापन है कि जो फर्स्ट पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को एक रेखा में सीधे मापना। बिल्कुल इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो है विस्थापन। जैसे यहीं से देख लो, यहां से गया, यहां गया, यहां गया, अगर सीधा मापेंगे तो उसको क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे ना। तो विस्थापन के लिए क्या जरूरी है? फर्स्ट से दूसरे के वो है कहां पर, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी दिशा क्या, उसकी अवस्थिति क्या, वो तो पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो विस्थापन के लिए ये चीज होनी जरूरी है कि वो अब वर्तमान में किस दिशा में है, वो यहां से किधर है, वो तो विस्थापन हो गया। विस्थापन है तो दिशा जरूरी है, दिशा जरूरी है तो कैसी है? ये सदिश राशि है। जबकि दूरी में कहीं भी जाओ, हमें नहीं पता, जैसे जैसे जब से उसने चलना प्रारंभ किया, हमने तभी से बाइक का मीटर चालू कर दिया। अब वो जहां जहां भी जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी जहां जहां भी जाएगी, वो सब क्या है? वो दूरी की गणना होती जा रही है कि 70 किलोमीटर चल गई। लेकिन जब वो लास्ट स्टेज में पहुंच गई है, तब से देख लो कि अब इस दिशा में है और उसके बीच का डिस्टेंस इतना है 30 किलोमीटर, तो विस्थापन है। विस्थापन ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ी? हाँ। दूरी ज्ञात करने के लिए नहीं पड़ी। आप मुझे बताइएगा कि और इसमें से और क्या आप समझ सकते हैं? वेग क्या होता है? वेग होती है चाल ही समझ लो, छोटे से तौर पर आप इसको। चाल मतलब गति। दूरी में और इसमें अंतर क्या हो जाएगा? दूरी में और वेग में यानी गति में अंतर क्या हो जाएगा? अंतर कुछ नहीं, क्या हो जाएगा कि जब दूरी को ज्ञात कर रहे होंगे ना, तब उसको समय से भी भाग करना पड़ेगा। तब क्या होगा? जब समय से भाग करते जाएंगे तब उसको कहेंगे हम, उसकी चाल निकालते हैं ना। मीटर केवल मीटर है तो उसमें समय की गणना कर रहे हैं, समय से उसको भाग कर दिया सेकंड में या फिर मिनट में, घंटे में, ऐसे करके बदलते हैं हम। तो वेग जो है, वेग या गति है, ये भी कैसी राशि है? ये सदिश राशि का उदाहरण है। ये सदिश राशि का त्वरण के बारे में बताओगे क्या होता है? त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहते हैं। कैसे? इसको समझाया मैंने आपको, इसको समझिएगा कि जब कोई वस्तु दौड़ रही है, त्वरण क्या है कि कोई एक वस्तु है वो चल रही है, यहां से वो यहां चल रही है। जब बाइक, जैसे ही हमने रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस किया, ट्रेन गुजरी थी, हम रुके खड़े थे, बैरल खुले, हमने किक मारा और बाइक चलनी प्रारंभ हो गई है। बाइक 1 मिनट 2 मिनट के बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। क्या शुरू से इसी रफ्तार से चल रही है? वो नहीं, शुरू में तो वो धीरे धीरे तेज चल रही होगी ना, धीरे धीरे बढ़ रही होगी उसकी स्पीड। भाई जैसे हमने शुरुआत में पहला गियर डाल करके उसको चलाया तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो उसने पकड़ी होगी, कुछ तो समय लगा होगा।
अगर जैसे धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है तो वेग परिवर्तित हो रहा जा रहा है ना, प्रति सेकंड पर परिवर्तन हो रहा है उसका वेग। 1 सेकंड पहले धीमी थी, ध्यान से देखो कि अगर सेकंड को मीटर में गणना करके देखो, जब ट्रेन चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ किया है पहले मिनट में धीमी चल रही है, 1 मिनट बाद गणना करो और तेज, और 1 मिनट बाद गणना करो और तेज, उसके बाद 5, जब उसने स्पीड पकड़ ली, वो एक नियत चाल से चलती जा रही है, तब उसको कहेंगे उसकी गति, वेग। लेकिन जब वो यहां से यहां धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है तब उसको क्या कहेंगे, त्वरण उसको कहा जाएगा। वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, पूरा परिवर्तित होता जा रहा है। इसको 1 मिनट में ना मानकर प्रति सेकंड में गणना करते चला जाओ कि 1 सेकंड पहले इतनी थी, अब 1 सेकंड इतनी है, 2 सेकंड बाद इतनी है, तो प्रति उसको बांटना है छोटे छोटे सेक्टर में, तो वो कहलाता है त्वरण। और वेग, इसके त्वरण के और भी सवाल एग्जामिनर बनाता है, इस पर बनाएगा त्वरण। जैसे एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, यहां से कोई ट्रेन है और वो जब चलती हुई आ रही है, यहां एक सिग्नल है, जो ट्रेन चलती हुई आई तो उसको ये सिग्नल दिखाई दिया और अब ट्रेन को यहां प्लेटफॉर्म पर रुकना है, सिग्नल को देखा उसने, यहां उसको रुकना है। जब उसने सिग्नल को देखा तो ब्रेक लगाएगा, और जब ब्रेक लगाएगा तो यहां अगर वो चल रही थी माना 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इसके बाद स्पीड स्लो होती चली जाएगी, और जब स्लो होती चलेगी यहां कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शून्य हो जाएगी, खड़ी है ना, अब आकर के रुक गई। तो बात को समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि त्वरण क्यों है सदिश राशि, वेग क्यों है सदिश राशि, ये बात अब पता चलेगी आपको। तो समझिएगा कि जैसे ही उसने देखा सिग्नल को कि ट्रेन आगे रोकनी है, उसने ब्रेक लगाया हल्का सा, ट्रेन की स्पीड 100 से कितनी हो गई, 99 हो गई, 99 स्पीड हो गई। लेकिन उसके बाद और धीरे धीरे आई, 50 की स्पीड हो गई, 40 की हो गई, 30 की हो गई, यहाँ आते 0 की स्पीड हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर, जब पहले ही सेकंड में हल्का सा ब्रेक लगाया, 100 से 99 पर आई, तब हम भी ट्रेन में बैठे, हमें पता नहीं चला। लेकिन जब धीरे धीरे हमने 5 मिनट के बाद देखा, सॉरी 5 मिनट नहीं, 1 मिनट के बाद अगर हमने देखा तो हमने ये पाया कि अभी तो अब से 1 मिनट पहले तो 100 पर चल रही थी, अब स्पीड कम हो गई, हमें एहसास हुआ, हमें पता चला। क्यों कि वो परिवर्तन कैसे हुआ है, वो धीरे धीरे हुआ है परिवर्तन, धीरे धीरे परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है। अब बताओ जरा एक प्रश्न आप मुझे कि जो परिवर्तन था, ये जो त्वरण था, ये यहां ज्यादा था या यहां ज्यादा होगा। अब पूछता है सवाल यहां से, यहां ज्यादा होगा या यहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होता है। जब एक ट्रेन रुक रही होती है तब इधर की ओर को जाने पर त्वरण कैसा होता है, त्वरण हो जाता है बिल्कुल शून्य, जब खड़ी है विरामावस्था में। और यहां भी कम था, बढ़ता चला गया, वो है ना, यहां बढ़ता चला गया। क्या है परिवर्तन, कोई तो कह रहे हैं भाई जब 100 पर चल रही थी और 99 पर आई, हमें पता नहीं चला ना, कम था जब तो नहीं पता चला, और जब यहां आकर के खड़ी होगी तो लगा झटका, बहुत ज्यादा था तभी तो पता चला, यहां पता नहीं चला, यहां ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि झटका तक लगा, और यहां शून्य वो था, 1 का अंतर हुआ था, इसलिए हमें पता नहीं चला। अच्छा, और जब ट्रेन है, अब एक बात, चलो ये भी इसको घटना को और बढ़ाते हैं। जब ट्रेन, उसको सिग्नल दिखाई दिया और ट्रेन को फिर चलना है, यहां से सिग्नल ग्रीन हुआ और ट्रेन ने चलना प्रारंभ किया, तो बताइए जरा, जो त्वरण तो फिर से उत्पन्न होगा, वेग तो परिवर्तन अब भी होगा भाई, 0 पर है, 100 की स्पीड से उसको दौड़ना है, तो वेग तो परिवर्तन अब भी होगा। अब बताइए घटते हुए होगा कि बढ़ते हुए, यहां कैसा होगा, वो चलना प्रारंभ करेगी तब कैसा होगा वेग परिवर्तन, सबसे ज्यादा, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। वेग परिवर्तन यहां कैसा होगा, ज्यादा होगा। एक बात को समझिएगा जरा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि यहां 0 की अवस्था में थी, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी उसने पकड़ी तो चेंज भी है ना, और जब चलती है तो झटका लगता है, एहसास होता है, तेज है जब भी तो पता चला। अब ध्यान दो, आप कह रहे हो तेज होगा, जब यहां 99 पर चल रही है, यहां से चली गई, यहां 99 पर चल रही है, 99 से 100 हो गई, 99 से 100 कभी भी हमें पता चलेगा
नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं चला पता? क्योंकि बहुत कम डिफरेंस था। 100 में और 99 में बहुत कम डिफरेंस था, उसके सामने बहुत कम डिफरेंस था, इसलिए हमें यहाँ पता चला, क्योंकि यहाँ शून्य, यहाँ बहुत कम था। और जब वो एक ही स्पीड से चलती चली जा रही है, अब 100 की स्पीड से, तो त्वरण होगा? नहीं होगा। यहाँ से पीछे वो 100 की स्पीड से चल रही थी, त्वरण होगा? नहीं होगा। तो यह हमें पता चला कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, त्वरण। अब समझिएगा जरा कि जब एक ट्रेन इधर की ओर को जा रही है, जब वो रुकने की कंडीशन में है, तब यहां से क्या होता जा रहा है? बढ़ता चला गया, उसका बढ़ता चला गया ना, त्वरण दिशा में जाने पर बढ़ा। और जब इस स्पीड से इधर को अब जाना प्रारंभ हुआ, तो अब त्वरण कैसा होता चला गया? घटता चला गया। दिशा की आवश्यकता पड़ रही है, तो कैसी राशि है ये? त्वरण भी सदिश राशि का उदाहरण है, सदिश राशि का उदाहरण है। और इधर आयतन, आयतन या फिर ये मार्कर है, ये मार्कर का आयतन है, किधर भी दिशा में रख लो, कहीं भी रख लो इसको, पृथ्वी पर, नीचे मिट्टी में, गहराई में, ऊपर, कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही दिशा की, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और उदाहरण जैसे आयतन हो या क्षेत्रफल रख लें, क्षेत्रफल भी तो उतना ही रहेगा कि इसका जितना भी क्षेत्रफल है वो कितना क्षेत्र, कहीं भी देख ले उसको उतने का उतना ही रहेगा। तो सीधे से तौर पर हमने समझने का प्रयास किया कि सदिश राशियां, एक या तो आप पहचान ही लोगो कि जहां पर ये आ जाए, वे आ जाए या वे आ जाए, वो कैसी राशियां होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। और जहां ना आए वो अदिश होती हैं। लेकिन एग्जामिनर भी तो अब चालाक हो गया, ये ट्रिक अब से 3-4 साल पहले चलती थी, जो रेलवे के पेपर होते थे ग्रुप डी के, तब चला करती थी। अब एग्जामिनर रखेगा इस वाले को, करिएगा क्या करिएगा, ठीक है। हाँ, तो अब आपको एग्जामिनर उलझा देगा। तो बाहर कैसी राशि बताई मैंने आपको? सदिश राशि। अब आपको जब भी कोई बात याद, ध्यान देना, जब भी कुछ पूछना चाह रहे ना, तो ट्रिक बाद में लगाओ, उसमें पहले तो सोच करके विचार करके देखो कि हमने भी तो कुछ पढ़ के आए हैं। ट्रिकें तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, हमने भी तो कुछ सीखा है, तो उसमें ये वाले देखो कि दिशा की आवश्यकता पड़ी है या नहीं पड़ी है। अगर पड़ी है तो क्या लगाएंगे? सदिश, और नहीं पड़ी है तो अदिश राशि उसको लगा देंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक प्रश्न बताइए जरा कि रात्रि दृष्टिगोचर उपकरणों में, रात्रि दृष्टिगोचर उपकरणों में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न है ये, एग्जामिनर का आया हुआ। ये साइंस पूछी जाएगी आपसे रेलवे ग्रुप डी में। ये जो आप एग्जाम देने जाओगे ना, ये जो सदिश और अदिश वाला प्रश्न है, ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। गति पता चल गया क्या है? गति क्या है, और ये भी पता चल गया है, ये भी पता चल गया कि कैसी राशि है। अब वेग ना देकर गति दे दे, हम बताओ जरा, चाल, गति, लगाइए ट्रिक जरा, लगाओ। ट्रिक फेल हो रही है ना, ट्रिक तो फेल हो रही है, तो क्या है? पहचानो, देखो जरा कि बात है क्या, कहना क्या चाह रहे हैं ना। हाँ, क्या बचा था? चलो आप मुझे बताओ पहले तो, इंफ्रारेड रे, अवरक्त किरणें, कहाँ बता रही हो अवरक्त किरणें? रात्रि दृष्टिगोचर उपकरण में किन किरणों का, अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है रात्रि दृष्टिगोचर उपकरण? रात्रि दृष्टिगोचर उपकरण होता है कि वह उपकरण जो हम रात को देखने में प्रयोग करते हैं। टॉर्च, मोबाइल फोन की भी टॉर्च है, उसको भी रात्रि दृष्टिगोचर उपकरण कहेंगे। भाई पशुओं को चारा अगर डाल रहे हैं, तो खेत में पानी चला रहे हैं, टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है, उसकी बात कर रहे हैं, लाइट, प्रकाश। तो अवरक्त किरणें, उसमें कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? अवरक्त किरणें प्रयोग में आती हैं, अवरक्त किरणें प्रयोग में आती हैं। क्या ये बताओ, अवरक्त किरणें किसी माध्यम में चलती हैं कि बिना माध्यम के भी चल सकती हैं? माध्यम में ही चलती हैं कि बिना माध्यम के भी चल सकती हैं? बिना माध्यम के भी चल सकती हैं। भाई सूरज की लाइट भी तो आ रही है यहाँ तक, वो भी तो किरणें हैं। अवरक्त किरणें बिना किसी माध्यम के, वायुमंडल 800 किलोमीटर तक तो है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा कि जब हम ताप रहे हैं, हम इतनी दूर पर हैं, हम हैं यहाँ, और पास में एक अलाव जला करके रखा है, आग जल रही है, पास में आग जले और हम ताप रहे हैं कुछ दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर, तो उसमें उसकी जो ऊष्मा है हमारे पास, वो किस विधि से आएगी?
कोई विधि कैसे नहीं है उसकी, दो दो विधियां लग रही हैं, दो दो विधियां लग रही हैं, कौन करे कि कोई विधि नहीं है उसकी। बात को सुनिएगा, एक तो होती है चालन विधि, चालन विधि, एक होती है विसरण या संवहन विधि, और एक होती है तीसरी कौन सी होती है, विकिरण विधि। अपने काम की यही है, और भी होती हैं दो विधियां, अपने काम की फिलहाल यही है। देखो बात को समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि 10 तक गिनती लिखी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चलो 8, यहां तक की गिनती लिखी गई है, ठीक है। और जब विसरण विधि के बारे में कुछ तो याद होगा, मैंने पहले क्या समझाया आपको, विसरण विधि समझाई मैंने आपको कि अगर पानी को गर्म करते हैं, पानी को अगर किसी पात्र में गर्म करते हैं तो पानी के अणु गर्म हो जाएगा और गर्म होकर हल्का होकर ऊपर चला जाएगा, ये क्रिया होती है। विसरण की जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, वो इस प्रकार से होती है। लेकिन चालन विधि होती है कि एक लोहे की छड़ को अगर हमने गर्म करना प्रारंभ किया तो लोहे की छड़ धीरे 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 यहां से गर्म होती चली जाएगी और ऊपर तक गर्म हो जाएगी, यही होता है, यही तो होता है। विकिरण विधि क्या होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है। कैसे, बात को समझिए, यहां से हमें ऊष्मा को ये यहां तक पहुंचाना है, और ऊष्मा जो जा रही है ना, ऊष्मा जो गई है वो इस प्रकार से गई है, यहां नहीं पहुंची, यहां इनके पास नहीं पहुंची, इनके पास नहीं, डायरेक्ट इसके पास पहुंच गई। कौन सी विधि है, बताइए कौन सी विधि है, जल्दी। विकिरण विधि है, विसरण विधि है, चालन विधि है, चालन है। बात को समझिए, क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं ये यहाँ जैसे ये वाला यहाँ तक एक छड़ कुछ था हमारे पास में, मैं नहीं कह रहा कि छड़ था, पानी था, कि कुछ नहीं था, बस था कुछ। यहाँ से यहाँ हमने गर्मी उसको करना था, पहले यहाँ पहुंचा, उसके बाद 3 2 के पास नहीं पहुंचा, यहाँ तक ऊष्मा पहुंची, यहाँ पहुंची, इनके पास ऊष्मा नहीं पहुंची, लेकिन यहाँ पहुंच गई, लास्ट में पहुंच गई। विधि क्या है, चालन। बात को समझिएगा, दोबारा से समझिएगा। मेरे पास में ना एक परफ्यूम की शीशी रखी हुई है, मेरे पास में एक परफ्यूम की शीशी रखी हुई है, और उस परफ्यूम की शीशी को सुगंध यहाँ मैंने उसको खोल दिया, यहाँ मैंने उसको खोल दिया है। अब इधर के अभ्यर्थी तो कह रहे हैं हमें आ रही है, या दूर वाले अभ्यर्थी वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो आ रही है, इधर के अभ्यर्थी कह रहे हैं अभी हमें नहीं आ रही है। 2 मिनट बाद ये भी कह रहे हैं हमारे पास भी आ रही है। 2 मिनट के बाद क्या हुआ, ये वाला जो रोशनदान खुला हुआ था, हवा ऐसे चल रही थी, परफ्यूम की शीशी यहाँ खोली, उससे हवा आई, ऐसे ऐसे होती हुई वो इधर पहले पहुंच गई, धीरे धीरे उस कमरे में बाद में खोली, इनको बाद में, इन पड़ोसियों को बाद में आई, उधर पहले पहुंच गई, तो छेक छेक करके गई ना, धीरे 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 फैली तो कमरे में वो, लेकिन छेक छेक करके गई, जहां का हवा का झोंका ले गया उधर से वो चली गई, क्योंकि माध्यम के अणु भी गति करते हैं ना भाई। विसरण विधि में माध्यम के अणु भी गति करते हैं, देखिएगा जरा, विसरण या संवहन विधि, पानी के अणु जो गर्म हुआ वो वहां चला गया, हवा सुगंध जो निकली शीशी से वो वहां की गैस में मिली, हवा में मिली और घूम के वहां पहुंच गई। जब ये हवा यहां जाएगी तभी तो यहाँ सुगंध जाएगी। बात को समझिए, क्या कहना चाहिए, सवाल मेरा क्या था, मुझे कुछ गर्म करना था, यहां गया यहां गया यहां गया, इनके पास नहीं पहुंचा, कैसी विधि है, विसरण या संवहन। अभी समझ आएगी, अभी समझ आएगी। आप समझिए कि अगर विधि इस प्रकार से जाती है, सबके पास होने के बाद 8 नंबर पे पहुंची, चालन विधि, समझिए जरा, चालन विधि है ना, धीरे 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 यहां तक पहुंचेगी वो, यहां, लेकिन यहां से होने के बाद ही पहुंचेगी। कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि ये वाला हिस्सा गर्म ना हो और यहाँ का गर्म हो जाए, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। पानी में ऐसा हो सकता है, पानी में ऐसा हो सकता है, गैस के कमरे के तापमान में ऐसा होता है, पंखा चलाइए, हवा वहां कोने में बाद में पहुंचेगी घूम फिर करके, है ना, तो हो सकता है वहां, क्योंकि ये जो विसरण की विधि है ये गैस में और लिक्विड में संभव है। किसमें संभव है? गैस में और लिक्विड। कौन सी विधि? विसरण या संवहन की विधि, पूछेगा इस बात को। और चालन विधि केवल ठोस में संभव है। चालन विधि किसमें संभव है? ठोस में संभव है। आगे जो विकिरण विधि है, विकिरण विधि सीधे यहां से गई, लास्ट पॉइंट पर सीधे पहुंचेगी, लास्ट पॉइंट पर सीधे पहुंचेगी। कैसे? बात को समझिएगा। ये बताइए कि जो सूरज की ऊष्मा है वो सूरज से लेकर हमारे पास तक पहुंच रही है। सूरज की किरणों ने हमारे यहाँ का तापमान दिन के समय में कर दिया, वर्तमान के समय की बात कर रहे हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया।
आप जरा देखिए जरा ऊंचाई पर जा करके, पर्वतों पर बर्फ जमी पड़ी है, क्षोमंडल में तो तापमान कम भी है कि नहीं? बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। जो क्षोमंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है ना, ये सूरज की किरणें जब यहां से वहां तक आई है तो सबको एक साथ गर्म करके लाती, लेकिन ऐसा नहीं, तो क्योंकि अवरक्त किरणें हैं। बीच का माध्यम कैसे भी रहो हमें मतलब नहीं है, शुरू में और फाइनली में मतलब है बस। बीच में चाहे कैसे भी रहो हमें नहीं पता। देखो ये कैसा है, ये विकिरण है, ये सूरज की किरणें यहां से आई और किसके पास पहुंच गई, हमारे पास, ये लास्ट पॉइंट पहुंच गई जहां उनको पहुंच रहा था। बीच में हमें नहीं जानता, हम नहीं जानते, हम तो जहां माल भेजना है वहां भेजना है। क्योंकि कैसी किरणें, अवरक्त किरणें होती हैं, बिना माध्यम के भी चल सकती हैं। अवरक्त किरणें, ये माध्यम ही गायब कर दिया हमने डायरेक्ट। और जो दृष्टिगोचर उपकरण है उसमें भी कौन सी किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें। किसने खोजा, विलियम हर्शेल ने। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल ने अवरक्त किरणों को खोजा था। और भी पूछेगा कि दूर नियंत्रण उपकरणों में किन किरणों का प्रयोग होता है, तो अवरक्त किरणों का। दूर नियंत्रण उपकरण कैसे, जैसे अभी एसी लगी हुई है ये, और ये रिमोट है मेरे पास में, यहीं से इसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। लेकिन अब इसके अंदर भी एक छोटी सी जो रिमोट होता है डिश टेलीविजन का, उसका भी ना एक यहाँ हल्की सी लाइट लगी होती है, लेंस लगा होता है, उसमें भी लाइट सी जलती है बहुत हल्की सी, है ना। तो हाँ आजकल तो मोबाइल फोन में भी आ रहे हैं सभी में, उसमें भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं रिमोट वाला। तो लाइट उत्पन्न हो रही है ना हल्की सी, तो मतलब ऊष्मा, कुछ भी एक प्रकार की किरणें। मनुष्य के शरीर में किरणें होती है नहीं होती हैं, ये अवरक्त किरणें मनुष्य के शरीर में होती हैं या नहीं होती हैं, मनुष्य के शरीर में भी होती हैं। आप कमरे को बंद कर दिए, बिल्कुल रात का समय है, गर्मी का समय है, कमरे में सोए हुए हैं, मच्छर पूरे कमरे में कहीं नहीं भिन बनाएंगे, हमारे सिर पर पैरों पर खाएंगे, कानों पर लगेंगे और कान यहीं भिन बनाते रहेंगे। हम मच्छर को गालियां देते हैं इतनी रात में, इसे भी ऐसा पता ना मैं ही कैसे दिखाई दे रहा हूँ, ऐसे ही होता है ना। लेकिन वजह समझते हो क्या है, वजह यही है कि मनुष्य के शरीर से भी अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होता है। और जब आपका दूर रखा हुआ टेलीविजन अवरक्त किरणों के माध्यम से चैनल चेंज कर सकता है, न्यूज के स्थान पर कोई सीरियल लगा सकता है, तो मच्छर के भी तो एंटीना होते हैं, मच्छर के भी तो एंटीना होते हैं, वो भी उसी एंटीना का सहारा लेकर के आपके कान पे आएंगे, वो भी बच्चों कहाँ तक बच्चों के। तो अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है दूर नियंत्रण में और दृष्टिगोचर उपकरणों में अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए, एक प्रश्न आप मुझे बताओ कि भारत में किस व्यक्ति का ऐसा मकबरा है जिसके मकबरे में फारसी तथा हिंदुस्तानी हिंदवी दोनों वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा, ऐसे ना कह लें कि फारसी तथा हिंदी दोनों शैलियों का मिश्रण किसके मकबरे में मिलता है, फारसी व हिंदी। दोनों शैली का मिश्रण किसका मकबरा है, हुमायूं। यह है हुमायूं का मकबरा। कहाँ है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। और आपको याद हो कि हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है मुगल वंश का कब्रिस्तान। हुमायूं के मकबरे को मुगल वंश का कब्रिस्तान कहते हैं। बता दोगे क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि मुगल वंश में राजा तो हुए, जो भी हुए राजा तो हुए ही, शासक तो बादशाह तो हुए, लेकिन क्या पूरे उस क्षेत्र में एक राजा ही होता होगा? भाई उनके और भी संतान जो राजा नहीं बने, उनकी बहनें, माताएं, बुआ, चचा सब होते होंगे, उनके भी तो कहीं दफनाया जाता होगा। और जो लोग थे ना, ज्यादातर जो दफनाए गए वो हुमायूं के मकबरे के पास, जो भी कोई मरा वहां दफनाया हो, वहीं मर गया दफनाया, सबको वहां दफना दिया था। किसके परिसर, किसके आसपास के मकबरे में? हुमायूं के। हुमायूं पूर्वज था। भाई बात को सुनिए, जो बाबर था, बाबर को तो आगरा के आरामबाग में दफनाया, उसके बाद काबुल में दफना दिया, काबुल में दफनाया। ऐसा होता है ना गांव में। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ भी शमशान घाट है, लेकिन क्या कहते हैं ना, अरे बुढ़ा वहां गया तो बुढ़िया को भी वहीं लगा गया हो, तिगरी बुढ़िया, बुढ़े को वहां ले गए तो बुढ़िया को भी वहीं ले गए, ऐसे ही तो होता है। तो बाबर को तो काबुल ले गए, बाबर तो काबुल में दफना दिया। उसके बाद आया हुमायूं, उसका पुत्र, हुमायूं को दिल्ली में दफना दिया। और उसके बाद जो भी मरते चले गए ज्यादातर, बादशाहों की बात नहीं कर रहे हैं, सबको कहाँ वहाँ ही है, दादाजी, परदादाजी,
पर परदादा जी सब वहां ही दफना दिए। तो पूरा कब्रिस्तान बन गया मुगल वंश का। कब्रिस्तान किसके मकबरे को कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को। क्या अर्थ होता है हुमायूं शब्द का? हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यवान। हुमायूं शब्द का मीनिंग क्या होता है? भाग्यवान। लेकिन क्या भाग्यवान था? चमन्नी भर का भी भाग्यवान नहीं था। कैसे? जब शासक बना 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु पर, तब बाबर ने इसको शासक बनाया। भूल ये कर दी कि इसके 4 पुत्र थे, आस्कार, हिंदाल, कामरान और हुमायूं बाबर के। और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम। तो अपना साम्राज्य हुमायूं ने अपने भाइयों में बांट दिया और ऐसे नाम का ही शासक रहा। उसके पश्चात शेरशाह सूरी ने हराना शुरू कर दिया। चौसा की लड़ाई में हराया, उसके बाद कन्नौज बेलग्राम की लड़ाई में तो ऐसा हराया कि भगा दिया इसको, शासन ने छीन लिया इसका। कभी हारने के बाद कहाँ चला गया? अमरकोट, राणा वीरसाल के यहाँ। उसके बाद कहाँ चला गया? अफगान के यहाँ, अफगान के शाह के यहाँ। 1555 में मच्छीबारा की लड़ाई लड़वाई, सेना लेकर के आया। फिर लड़ा सिकंदर सूर से सरहिंद की लड़ाई में। सिकंदर सूर हार तो गया, राजा बन गया हुमायूं दोबारा से, लेकिन शेर ए मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर अब फिर मर गया 1 साल के बाद। तो इतिहासकारों ने लिखा इसके बारे में कि कौन सा वो मुगल शासक था जो मुगल शासक जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही अंततः मृत्यु हो गई। हुमायूं। हुमायूं का मूल नाम था नासिरुद्दीन। हुमायूं का मूल नाम नासिरुद्दीन। और हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना की उसकी बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने कोई नगर वगर बसाया था क्या भारत में? बताइए जरा, कौन सा नगर बसाया था? दीन ए पनाह। दीन ए पनाह नगर को किसने बसाया था? हुमायूं ने। अच्छा बताओ जरा, दीन ए पनाह नगर को इसने जो बसाया था वो किसको चिढ़ाने के लिए बसाया था? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी फरीद खां। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? शेरशाह सूरी। उसकी बात कर रहे हैं, फरीद का, जिसको बाहर कॉलोनी ने शेर खां कहा था। उसको चिढ़ाने के लिए, क्योंकि उसकी बनती नहीं थी, दोनों की आपस में बनती नहीं थी। और कब से कब तक रहा हुमायूं? 1530 से 1540 तक। पहले 1540 में धो दिया शेरशाह सूरी ने कन्नौज की लड़ाई में, इसको भागना पड़ गया। शेरशाह सूरी ने पहले क्या कार्य किया? नगर ही तुड़वाया, दीन ए पनाह नगर। और इस दीन ए पनाह नगर को तुड़वाकर किसका निर्माण कराया? दिल्ली का पुराना किला। याद है? दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। और किस नगर को तुड़वा करके कराया था? दीन ए पनाह नगर के स्थान पर। आप मुझे बताइए कि हुमायूं ने ना एक मस्जिद का निर्माण और कराया था, उस मस्जिद का नाम और आप मुझे बता दो। किला-ए कुहना मस्जिद। किसके? शेरशाह सूरी बोलना था मुझे, सॉरी, शेरशाह सूरी ने बनवाया ना इसको, तो शेरशाह सूरी बोलना था। किला-ए कुहना मस्जिद। किला-ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ये भी शेरशाह सूरी ने। और दिल्ली का पुराना किला भी किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी। पट्टा प्रथा शेरशाह सूरी। काबुलियत प्रथा शेरशाह सूरी। सड़क ए आजम जो ग्रैंड ट्रंक रोड है आज की, कहां से? कोलकाता से लेकर पेशावर तक जाती थी। कोलकाता से पेशावर तक इसने भारत में पहली बार इस राजमार्ग का निर्माण कराया। इसको पहले क्या कहते थे? सड़क ए आजम। इसका पहला नाम क्या था? सड़क ए आजम इसका नाम था। अच्छा आप मुझे बताइए कि किसका पहला नाम था? तौहीद ए इलाही। तौहीद। तौहीद ए इलाही। याद आया कुछ? क्या बता रहे हो? अकबर द्वारा चलवाए गए एक नए धर्म दीन ए इलाही का मूल नाम क्या था? तौहीद ए इलाही। इसको तौहीद ए इलाही कहते थे। कब चलवाया था दीन ए इलाही? 1582। किसके कहने पर? अबुल फजल के कहने पर। 1582 ईस्वी में अबुल फजल के कहने पर अकबर ने चलवाया कौन सा धर्म? दीन ए इलाही धर्म। बताइए जरा, जन्म कब हुआ? 1542 को। 1556 ईस्वी को राज्याभिषेक। और 1556 ईस्वी को ही लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई। बैरम खान ने हेमू को धो दिया था। मुगल काल का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? हेमू को कहा जाता है। उसके पश्चात 1562 ईस्वी को दास प्रथा का अंत। 1563 ईस्वी को